अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। वो जब घोड़े पर सवार हो तो देखे कि उसकी गर्दन मस्जिद के मीनार की तरह अकड़कर सीधी तो नहीं हो गई। और मेरे अजीज बेटो, तुम्हारे दादा ने कहा था कि गर्दन उस रोज ऊंची करना जिस रोज मस्जिद अक्सा को कुफार से आजाद करा लोगे। इत्मीनान की नींद उस रात सोना जिस रात मस्जिद अक्सा में फतह के नफिल पढ़ोगे और मस्जिद की दहलीज जहां से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के लिए अल्लाह के हुजूर गए थे अपने आंसुओं से धोगे। और मेरे बेटो, वो बच्चे जो बैतुल मक़दिस की गलियों और मस्जिदों में कत्ल हुए थे और कौम की वो बेटियां जो वहां बेआबरू हुई थीं, मुझे रातों को सोने नहीं देती। जिस मस्जिद में मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम गए और जिस मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जमीन ने सजदे किए थे, उस मस्जिद की ईंटें रात भर मेरे ऊपर गिरती रहती हैं। मैं बिदक जाता हूँ। कभी दर्द से कराहती हुई ऐसी सजाएं सुनाई देती हैं जैसे मस्जिद अक्सा में कत्ल होने वाले बच्चे बजुबाने गोया अजाने दे रहे हों। वो तुम्हें पुकार रहे हैं मेरे बेटो, वो मुझे पुकार रहे हैं। और तुम्हारे दादा ने बुढ़ापे से कांपते हुए हाथ मुझे दिखाकर कहा था कि मैंने अपनी जवानी तुम्हें दे दी है, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम करो। बैतुल मक़दिस जाओ और यही तुम्हारे जीने का मकसद होगा। सल्तनत की मसनद पर बैठकर अपने दुश्मन को इसलिए नजरअंदाज किए रखोगे कि इत्मीनान से कौम पर हुकूमत कर सको, तो इस मसनद की उम्र तवील नहीं होगी। शहीदों की रूहें जन्नात बनकर तुम्हारी मसनद को उलट देंगी। जीने का मकसद वो रखो जो खुदा को अजीज हो और जिसमें कुरान का हुक्म शामिल हो। मेरे अजीज बेटो, आज मैं अपने बाप का वर्सा तुम्हारे सपुर्द करता हूँ। आज से तुम मेरे नहीं, मिल्लत इस्लामिया के बेटे हो। मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया था कि भूल जा के तेरी कोख ने कोई बेटे जने। अगर इन्हें भूल न सकी तो इनकी जिंदगी की दुआ न करना। मैं इन्हें वहां ज़िबा कराने ले जा रहा हूं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसकी गर्दन पर छुरी रखी थी। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से ये इल्तिजा करना कि तूने जो दूध इन बच्चों को पिलाया है ये नूर से मुनव्वर खून बनकर मस्जिद अक्सा का फर्श धो डाले, और अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। अहद करो मेरे बेटो, मैं जिंदा न रहा तो बैतुल मक़दिस को तुम आजाद कराओगे। उन्होंने दोनों बेटों को 399 ईस्वी की कूंचका दास्तान सुनाई और जब उन्होंने बेटों को जाने की इजाजत दी तो उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को उस तरह सलाम न किया जिस तरह बेटे अपने बाप को किया करते हैं। वो उठे और अल अफजल जो पड़ा था बोला, सुल्तान आली मकाम, सिर्फ शहीद होना कोई कारनामा नहीं। हम शहादत से पहले बैतुल मक़दिस की गलियों में दुश्मनों का इतना खून बहाएंगे कि आपके घोड़े के पांव फिसलेंगे और हम देखेंगे कि आप मस्जिद अक्सा से सलीब अपने हाथों उतारकर सलीबियों के गलीज खून में फेंक रहे हैं। लेकिन यह खून निहत्ते शहरियों का नहीं होगा अल अफजल। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, यह खून ज़िरापोश सलीबियों का होगा। अल अफजल ने कहा, यह खून इस लोहे से टपकेगा जिससे सलीबियों ने अपने जिस्म ढांप रखे हैं। ईमान की तलवार बातिल के फौलाद को काटने की ताकत रखती है। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा। बेटों ने फौजी अंदाज से बाप को सलाम किया और बाहर निकल गए। अब सुल्तान अय्यूबी बैतुल मक़दिस से 40 मील दूर बहराए रूम के किनारे अस्कलान में उस चीते की तरह बैठे थे जो अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। जज्बाती तौर पर वो फौरन बैतुल मक़दिस की तरफ पेशकदमी को तैयार थे, लेकिन वो जंग के हकाइक को देख रहे थे। ये 40 मील का फासला तो जैसे आतिश फशा चट्टानों से भरा पड़ा था। बैतुल मक़दिस का दिफा ही ऐसा था। सिर्फ शहर के इर्द गिर्द ही दीवार नहीं थी, बल्कि इस शहर के इर्द गिर्द दूर दूर तक के इलाके में छोटी छोटी कलाबंदियां और सलीबी फौज की चौकियां यानी आउटपोस्टें थीं। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। घुड़सवार पार्टियां उन रास्तों पर घूमती फिरती रहती थीं जिनसे बैतुल मक़दिस तक पहुंचा जा सकता था। अब ये दिफाई इंतजामात पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए थे। बैतुल मक़दिस के अंदर जो फौज थी उसके जर्नैलों को सुल्तान अय्यूबी की हर एक नक्लो हरकत का इल्म था, मगर उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि सुल्तान अय्यूबी को अस्कलान में रोक लेते या उन पर जवाबी हमला करते। हित्तीन से अस्कलान तक सुल्तान अय्यूबी ने उनकी अस्करी कुव्वत का बहुत ज्यादा खून निकाल दिया था। बैतुल मक़दिस का हुक्मरान गायफ लोजनियान था जो हित्तीन में जंगी कैदी हो गया और अब दमिश्क के कैद खाने में था। वो जो फौज अपने साथ ले गया था उसका कुछ हिस्सा मारा गया, कुछ जंग कैदी हुआ और बाकी फौज ऐसी भागी कि उसके अफसर, सिपाही और ज़रापोश नाइट जख्मी या खौफजदगी की हालत में बैतुल मक़दिस में आ रहे थे। नाइटों के मोराल में कुछ जान थी क्योंकि उन्हें अपने रुतबे और एजाज का पास था। दीगर फौज ने शहर में जाकर दहशत फैला दी। जर्नैलों ने नाइटों को असर नौ मुनज़्ज़म कर लिया। इस तरह बैतुल मक़दिस के अंदर की तादाद 60,000 हो गई थी। चूंकि यह तमाम आबादी को मालूम हो गया था कि सुल्तान अय्यूबी शहर पर शहर फतह करते आ रहे हैं, इसलिए शहरी भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। शहर के दिफा को
और ज्यादा मुस्तहकम कर लिया गया। शहर के 1-2 दरवाजों को दिन के दौरान खुला रखना पड़ता था, क्योंकि मैदान जंग से भागे हुए सलीबी अकेले अकेले और 2-2, 4-4 की टोलियों में आते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी के जासूस पहले ही शहर में मौजूद थे। अब भागे हुए सलीबियों के भेस में चंद और जासूस अंदर चले गए और शहर के दिफाई इंतजामात और दीवार को अच्छी तरह देखकर निकल भी आए। मुसलमानों पर पाबंदियां पहले से ज्यादा सख्त कर दी गईं। बैतुल मक़दिस से 10-12 मील अस्क़लान की तरफ सलीबियों की एक चौकी थी, जिसमें 100 के करीब सलीबी फौजी रहते थे। उन्होंने खैमे नस्ब कर रखे थे। सितंबर 1187 ईस्वी की एक रात उनकी चौकी के करीब एक धमाका सा हुआ। फिर 2-3 ऐसे और धमाके हुए। उनके फौरन बाद शोले उठे और 3-4 खैमे जलने लगे। सिपाही जागकर इधर उधर भागे। जो ही फौजियों में हलचल मची, उन पर हर तरफ से तीर आने लगे। जलते खैमों की रोशनियों में वो नजर आ रहे थे। ये आतिशगीर सियाल की हंडियां थीं जो सुल्तान अय्यूबी के एक छापामार जैश ने छोटी मिंजनेट से फेंकी थीं। ये चौकी में गिरकर टूटी तो जहां ये गिरी थीं वहां जलते हुए फीतों वाले तीर चलाए गए। आतिशगीर सियाल जल उठा। सलीबी इधर उधर भागे तो उन्हें पता चला कि वो घेरे में आए हुए हैं और जिंदा नहीं निकल सकते। छापामारों ने ललकारना शुरू कर दिया, जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार डालकर एक तरफ खड़े हो जाओ। शोलों की दहशत और तबाहकारी तो अपनी जगह थी। सुल्तान अय्यूबी के छापामारों की ललकार ने राह साह दमखम भी खत्म कर दिया। वो हथियार डालकर छापामारों की हिरासत में आ गए। उनकी तादाद 25-30 रह गई थी। उनसे हथियार और घोड़े वगैरह लेकर पीछे भेज दिया गया। सुबह तुलू हुई तो इस जली हुई चौकी में सुल्तान अय्यूबी के हरावल दस्ते का एक जैश पहुंच चुका था। इससे फौज की पेशकदमी खासे दूर इलाके तक महफूज हो गई। छापामारों की हालत जंगल के दरिंदों की सी हो गई थी। वो जांबाज झाड़ियों, टीकरियों और चट्टानों में छुप छुप कर घूमते फिरते रहते थे। जहां उन्हें गश्ती सवारों या प्यादा सिपाहियों की आवाज आती, वो छुप जाते और जब सलीबी करीब आते ये उन पर टूट पड़ते। 2 आदमी अगर 6 आदमियों पर टूट पड़े तो 2 का क्या हश्र होता होगा। इससे छापामार शहीद भी होते थे, जख्मी भी। ये उनकी इनफरादी जंग थी। उन्हें कोई कमांडर नहीं देख रहा था। वो कहीं इधर उधर छुपे रहते तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें जो रूहानी और जहनी ट्रेनिंग दी गई थी उसने उन्हें आग बगूला कर रखा था। हित्तीन की फतह के बाद सुल्तान अय्यूबी ने जो बड़े शहर फतह किए थे, वहां के मुसलमानों की हालत फौज को दिखाई गई थी। उन्हें मस्जिदों की बर्बादी और बेहुरमती दिखाई गई थी और उन्हें बताया गया था कि यह जंग किसी बादशाह की बादशाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और उस अजीम मजहब के दुश्मन के खिलाफ लड़ी जा रही है। इस ट्रेनिंग से यह जंग उनके ईमान का जुज़ बन गई थी। अस्क़लान में सुल्तान अय्यूबी रात को सोते भी कम थे। छापामारों की तरफ से कासिद आते रहते और बैतुल मक़दिस से कोई जासूस भी आ जाता था। ये रात को भी आते थे। सुल्तान अय्यूबी ने हुक्म दे रखा था कि कहीं से कोई पैगाम किसी भी वक्त आए, उन्हें उसी वक्त दिया जाए, खा वो गहरी नींद सो रहे हों। छापामारों की रिपोर्टें यही होती थीं कि फुला मुकाम पर सलीबियों की एक चौकी पर हमला किया गया है, इतने सलीबी मारे गए और इतने छापामार शहीद और जख्मी हुए हैं, और फुला रास्ता साफ कर लिया गया है। इसके मुताबिक सुल्तान अय्यूबी नक्शे पर पेशकदमी के रास्ते की लकीर में रद्दोबदल करते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी ने सालारों और नायब सालारों की आखिरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसमें बहरिया के कप्तान अल-फारस बैदरून को भी बुलाया गया। अल-फारस के पास जब कासिद पहुंचा, उस वक्त उसका जहाज अस्क़लान से 20 मील दूर खुले समुद्र में था। कश्ती उस तक पहुंचते आधा दिन लग गया और अल-फारस उसी कश्ती में रात को अस्क़लान पहुंचा। कासिद ने उसे बताया था कि सुल्तान ने तमाम सालारों को बुलाया है। वो समझ गया कि यह बैतुल मक़दिस पर हमले के मुतालिक इजलास होगा। जहाज से कासिद के साथ रवाना होते वक्त उसने दोनों लड़कियों को बताया कि वो अस्क़लान जा रहा है। सुल्तान ने बुलाया है? एक लड़की ने पूछा। क्यों बुलाया है? दूसरी ने पूछा। मेरे सरकारी फराइज के मुतालिक तुम पूछना क्यों जरूरी समझती हो? अल-फारस ने उन्हें कहा, तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि मेरी जात के सिवा कुछ और ना पूछा करो। दोनों हंस पड़ी। एक बोली, अगर हम इस काबिल होती तो आपकी गैर हाजिरी में आपके जहाज को संभाले रखती और दुश्मन के जहाज आ जाते तो उनसे लड़ाई करती। तुम जिस काबिल हो मैं तुमसे वही काम लूंगा। अल-फारस ने कहा, मेरी गैर हाजिरी में ज्यादा वक्त नीचे ही गुजारना, ऊपर जाकर मल्लाहों और अस्करियों के काम में न दखल देना। आप कब वापस आएंगे? आज रात शायद ना आ सकूं। अल-फारस ने जवाब दिया, कल शाम तक आ सकूंगा। अल-फारस लड़कियों में पूरी तरह घुल मिल गया था। वो उससे सुल्तान अय्यूबी के आइंदा इक़दामात के मुतालिक अक्सर पूछती थी। ये भी पूछा करती कि बहरा रूम में मिस्र और शाम का बहरी बेड़ा या समुंदर में और कुल कितने जहाज हैं, इनमें कितनी फौज है। अल-फारस ने उन्हें टालने की बजाय साफ कह दिया था कि वो इससे ऐसे सवाल न पूछा करें। इसके बावजूद
वो अपने हुस्न और नाजो अदा का तलिस्म तारी करके उससे कोई ऐसी बात पूछी बैठती थी जो फौजी राज होता था। अल्फारस जज्बाती मदहोशी से फौरन बेदार हो जाता और उन्हें प्यार से डांट दिया करता। नशे की हालत में इंसान दिल में छुपाई हुई बात उगल दिया करता है। नशा खास शराब का हो या किसी दवाई का, मगर अल्फारस शराब नहीं पीता था। न जहाज में किसी को शराब या कोई और नशा आवर चीज रखने की इजाजत थी। अल्फारस बदकार भी नहीं था, मगर वो अपने आप पर इन लड़कियों का नशा तारी कर लिया करता था, जिससे उसकी थकन दूर हो जाती थी और ताजा दम हो जाया करता था। ये लड़कियां तरबियत याफ्ता थीं। उन्होंने देखा कि अल्फारस में न शराब की आदत है, न उसके जज्बात सिफली और हैवानी हैं, तो उन्होंने उस पर प्यार और मोहब्बत का नशा तारी करना शुरू कर दिया था। मगर अल्फारस अपने फराइज और जिम्मेदारी का इतना पक्का था कि जज्बात पर मदहोशी तारी होती तो भी अपने फर्ज से कोताही नहीं करता था। एक रात अल्फारस गहरी नींद सोया हुआ था। लड़कियां अपने केबिन में थीं। दोनों ऊपर चली गईं और अर्शे के जंगले के सहारे समुंदर पर चांदनी के बिखरे और चमकते हुए मोतियों से लुत्फ उठाने लगी। रोजी, एक लड़की ने दूसरी से कहा, मुझे अपने सामने गहरा अंधेरा नजर आता है। अल्फारस, लगता मोम है, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात पूछो तो पत्थर बन जाता है। मेरा ख्याल है हम अपना काम यहां नहीं कर सकेंगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि एंड्रयू आ जाए तो उसे कहें कि मुमकिन हो तो हमें यहां से ले जाए। एंड्रयू वो आदमी था जो छोटी सी कश्ती जहाज़ों के करीब ले जाकर खाने पीने और ज़रूरियात की अशिया जहाज़ के मल्लाहों और सिपाहियों के हाथ बेचा करता था। हमने पिछली एक किस्त में इस आदमी का जिक्र किया कि ये आदमी इन लड़कियों को इत्तेफाक से मिला था। वो गरीब माहीगीरों के बहरूप में अपनी कश्ती पर अल्फारस के जहाज़ के करीब चीज़ें बेचने आया करता था। उसने लड़कियों को और लड़कियों ने उसे पहचान लिया था और उन्होंने रस्सियों की सीढ़ी नीचे करवाकर उसे चीज़ें खरीदने के बहाने ऊपर बुला लिया था। उसने लड़कियों को बताया था कि वो अल्फारस के इन 6 जहाज़ों के साथ साए की तरह लगा हुआ है और वो मौका मिलते ही इन जहाज़ों को तबाह कर देगा। लड़कियों ने उसे बताया था कि वो किस तरह अल्फारस से मिली थीं और उन्होंने खाना बदोश बनकर इस जहाज़ में पनाह ली है। लड़कियों ने उसे ये भी बताया कि वो पनाह के बहाने जासूसी और तबाहकारी करेंगी। इस आदमी का नाम एंड्रयू था और वो तखरीबकार जासूस था। पहली मुलाकात के बाद वो दोबारा अपने बहरूप में आया और लड़कियों से मिला था। लड़कियों ने उसे बताया था कि अल्फारस उनके जाल में नहीं आ रहा और वो कोई राज नहीं देता। एंड्रयू ये मालूम करना चाहता था कि ये जहाज कब तक उसकी ड्यूटी पर रहेंगे और ये टायर की तरफ जाएंगे या नहीं। उसने लड़कियों से कहा था, मालूम होता है तुम अपना फन भूल गई हो। इस जहाज में अकेला अल्फारस नहीं, उसका नायब भी है और उसके नीचे एक और अफसर भी है। उनमें से किसी को गांठ लो, इनमें रकाबत पैदा कर दो। अल्फारस के नायब को उसका दुश्मन बना दो, अपना जादू चलाओ। क्या तुम नहीं जानती? सब जानती हो। उस रात एक लड़की दूसरी से मायूस होकर कह रही थी कि रोजी, एंड्रयू आए तो उसे कहती हैं कि हमें यहां से निकाल ले जाए। सुनो फ्लोरी, रोजी ने उसे जवाब दिया, एंड्रयू हमें यहां से निकाल नहीं सकेगा। ये जंगी जहाज है। तुम देख रही हो कि रात को अर्शे पर, बल्कि वो ऊपर देखो, मस्तूल पर मचान बनाए एक पहरी सिपाही खड़ा है। फरार की कोशिश में हमारे साथ एंड्रयू के पकड़े जाने का भी इम्कान है। हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा हरबा इस्तेमाल करें? फ्लोरी ने पूछा। करना पड़ेगा, रोजी ने कहा। अल्फारस का नायब कप्तान तो पहले ही हमें भूखी नजरों से देखता और मुस्कुराता रहता है। ये लोग बड़े लंबे लंबे अरसे से समुंदर में हैं। इनके सरों पर मौत मंडराती रहती है। खुदा ने मर्द में औरत की जो कमजोरी पैदा की है वो इसी कैफियत में उभरती है। इशारे की देर है। ये बता दो कि ये काम मैं करूं या तुम करोगी? तुम्हें मुझसे ज्यादा तजुर्बा हासिल है। मैं ही कर लेती हूं, फ्लोरी ने कहा। लेकिन इस काम के उसूल याद रखना, रोजी ने कहा। राज ले लेना, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ दिखा देना, अदा न करना। इस शख्स में इतनी तिश्नगी बल्कि दीवानगी पैदा करना कि यह शख्स तुम्हारे या अल्फारस को कत्ल करने की बातें करने लगे। अल्फारस का नायब रऊफ कुर्द था। वो इन लड़कियों को देखता और मुस्कुराता रहता था। उसे मालूम था कि ये अल्फारस की बीवियां या दाश्ता नहीं और ये खाना बदोश हैं जिन्हें अल्फारस ने अपने जहाज में पनाह दी है। रऊफ कुर्द के दिल में लड़कियों ने हलचल बपा कर दी थी। उस रात जब लड़कियां अर्शे पर जंगले का सहारा लिए बातें कर रही थीं, रऊफ अपनी ड्यूटी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। अल्फारस सुल्तान अयूबी के बुलावे पर जा चुका था। अब जहाज रऊफ कुर्द की तहवील में था। फ्लोरी अर्शे के जंगले के साथ खड़ी रही। रोजी टहलने के अंदाज से वहां से चल पड़ी और रऊफ कुर्द के करीब से गुजरते मुस्कुराई। रऊफ कुर्द ने उसे अपने पास बुला लिया और रस्मी सी बातें की। रोजी चलने लगी तो रऊफ कुर्द ने उसे रुकने को कहा। मैं आपके पास रुकी रही तो वो फ्लोरी नाराज होगी, रोजी ने कहा। नाराज क्यों होगी? अपने अपने दिल की बात है, रोजी ने कहा। एक रोज अल्फारस नीचे सो रहे थे और मैं ऊपर आपके पास खड़ी थी तो इस फ्लोरी ने देख लिया। बाद में कहने लगी, मेरी मलकियत पे कब्जा ना करो, रऊफ मेरा है। जब हम मिस्र जाएंगे तो मैं इसके साथ चली जाऊंगी।
ये अल्फारस को पसंद नहीं करती और इस डर से आपके करीब नहीं आती कि अल्फारस नाराज होगा। रऊफ कुर्द के जज्बात में जलजले बपा हो गए। मर्दाना फितरत की कमजोरी ने उससे हथियार डलवा लिए। उसने फ्लोरी और रोजी से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी देखी थीं, लेकिन उनके हुस्न और डील डोल में जो ज़ोहद शिकन कशिश थी वो उसने किसी लड़की में भी कभी नहीं देखी थी। अब उसे यह पता चला कि इनमें से एक उसे चाहती है तो उसका दिमाग जज्बात के बनाए हुए उस रास्ते पर चलने लगा जिस पर मर्द जाते नजर आते हैं, वापस आते दिखाई नहीं देते। रोजी उसे तिलिस्मे होशरुबा में छोड़कर चली गई। उसने अपने कैबिन में उतरने वाली सीढ़ियों पर पांव रखकर पीछे देखा। रऊफ कुर्द आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरी की तरफ जा रहा था। आज रात सोगी नहीं जोआशी? रऊफ कुर्द ने फ्लोरी का वो नाम लिया जो उसने अल्फारस को बताया था। रोजी ने अपना नाम अजमीर बताया था। खाना बदोशों के नाम इसी किस्म के हुआ करते थे। रऊफ कुर्द को अपने करीब खड़ा देखकर वो ट्रेनिंग के मुताबिक ऐसे अंदाज से शर्माई और मुस्कुराई कि इस अंदाज से कंवारी दुल्हन भी न शर्माती होगी। रऊफ कुर्द ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो फ्लोरी सुकड़ गई। अजमीर ने मुझे तुम्हारे मुतालिक कुछ बताया है, रऊफ कुर्द ने कहा। क्या यह सच है? फ्लोरी ने उसकी तरफ देखा और फौरन गर्दन घुमाकर समुंदर की तरफ देखने लगी। रऊफ कुर्द ने अपना सवाल दोहराया और फ्लोरी के उस हाथ पर हाथ रख दिया जो जंगले पर रखा था। फ्लोरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उल्टा करके उंगलियां रऊफ कुर्द की उंगलियों में उलझा दी। थोड़ी देर बाद फ्लोरी उस जगह रऊफ कुर्द के साथ बैठी थी जहां उसकी ड्यूटी थी। जहाज में लंगर डाल दिए थे। 2 3 4 बत्तियां समंदर पर तैर रही थीं। ये अल्फारस के जहाज थे जो गश्त कर रहे थे। आधी रात को रऊफ कुर्द की जगह उसके एक मातहत अफसर को ड्यूटी पर आना था। रऊफ कुर्द ने फ्लोरी से कहा कि वो उसके कैबिन में चले, वो आता है। फ्लोरी चली गई। जहाज के अर्शे से सुबह की आजान की आवाज आई तो फ्लोरी रऊफ कुर्द के कैबिन से निकली। उसने अल्फारस के इस नायब को यह यकीन दिलाया था कि वो उसे दिलो जान से चाहती है और अल्फारस को वो खामिंद की हैसियत से कभी कबूल नहीं करेगी। उसने रऊफ कुर्द से यह भी कहा, अल्फारिस मुझे कहता है कि रऊफ के साथ बात न करना, बहुत बुरा आदमी है। हकीकत यह है कि वो खुद बहुत बुरा आदमी है। उसने हमें पनाह तो दी है लेकिन हमारी मजबूरी से पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। अगर हम इतनी मजबूर ना होती तो इतनी ज्यादा कीमत कभी ना देती। रऊफ कुर्द के दिल में अपनी मोहब्बत का धोखा और अल्फारस की दुश्मनी पैदा करके वो उसके कैबिन से निकल आई और जो बातें उसे अल्फारस ने कभी नहीं बताई थीं वो रऊफ कुर्द ने उसे बता दी। उस रात सुल्तान अयूबी सोए नहीं। रात इजलास में गुजर गई। वो कोई ऐसा खतरा मूल नहीं लेना चाहते थे जिससे बैतुल मक़दिस का मुहासरा नाकाम हो जाए। उन्होंने सालानों वगैरह को बैतुल मक़दिस तक पहुंचने का रास्ता नक्शे पर दिखाया। उन्होंने नक्शे पर उन जगहों पर निशान लगा रखे थे जहां कुछ दिन पहले सलीबियों की चौकियां थीं और वहां अपने छापा मार थे, या हरावल की थोड़ी थोड़ी नफरी थी, या वहां कुछ भी नहीं था। रास्ता साफ था। ऐसी जगहों पर भी उन्होंने निशानात लगाए थे जहां सलीबियों की कलाबंदियों की साख्त की चौकियां अभी मौजूद थीं और उनमें नफरी कुछ ज्यादा थी। सुल्तान अयूबी ने सबको बताया कि उन्होंने उन पर कब्जा करने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि वो अपनी जंगी ताकत जाया नहीं करना चाहते। इसका इलाज उन्होंने ये बताया कि ये सब चौकियां बुलंदियों पर हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करके जरा सा दूर से गुजरना है। उनमें जो फौज है वो उनमें बैठी रहे। ये थोड़ी थोड़ी नफरी बाहर आकर हमारा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगी, लेकिन दूर से हमें देखकर उनमें से कासिद बैतुल मक़दिस जाकर खबर कर देंगे। एक सालार ने कहा, फिर हम बैतुल मक़दिस वालों को बेखबरी में नहीं ले सकेंगे। बेखबरी में जा लेने की उम्मीद दिल से निकाल दो, सुल्तान अयूबी ने कहा। सलीबियों को अच्छी तरह मालूम है कि हम बैतुल मक़दिस जा रहे हैं। उनका अंदाज बताता है कि वो बैतुल मक़दिस के रास्ते में हमारे मुकाबले में नहीं आएंगे। एक तो शहर में पहली फौज है जो किसी मैदान में शरीक नहीं हुई। ये शहर के दिफा के लिए महफूज और तैयार रखी गई है। वहां से जासूस इत्तलाएं ला रहे हैं कि ये फौज दिन रात मुहासरे में लड़ने और मुहासरा तोड़ने की मशक करती रहती है। इसमें इजाफा यूं हुआ है कि हमने जो मकामात फतह किए हैं वहां की भागी हुई फौज भी बैतुल मक़दिस चली गई है। इसमें जरा पोश नाइट भी हैं। ये हमारे जासूसों ने बताया है कि मुहासरे के दौरान ये नाइट दरवाजों से बाहर आकर हमला करेंगे और हर हमले के बाद शहर में चले जाएंगे। उन्होंने ये तरीका हमसे सीखा है, झपट्टा मारो और गायब हो जाओ। लिहाजा ये ना समझो कि तुम दुश्मन को बेखबरी में जालोगे। दुश्मन हमारे इंतजार में खड़ा है। फिर भी मैंने इंतजाम कर रखा है कि सलीबियों की किसी चौकी से कोई कासिद बैतुल मक़दिस न पहुंच सके। बैतुल मक़दिस और उन चौकियों के दरमियान हमारे छापामार मौजूद हैं, किसी को जिंदा नहीं जाने देंगे। फौज की तादाद के मुतालिक जासूस मुख्तलिफ इत्तलाएं लाए हैं। इनसे मैंने अंदाजा लगाया है कि बैतुल मक़दिस के अंदर सलीबियों की बाकायदा फौज की तादाद 60,000 से कुछ ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। ये भी जहन में रखना कि वहां मुसलमान कैद और नजरबंदी में हैं, इसलिए वो अंदर से हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।